Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Mohammad Ali from channel Friends Physics. Students, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 17 से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पूरा बेसिक आइडिया पता चले कि हम जो सेमीकंडक्टर थ्योरी है वहाँ तक पहुँचते कैसे। मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, उतना स्टैंडर्डाइज रखूँगा जितना आप इजीली चैप्टर 7 से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ के और चैप्टर 18 की बेसिक एफएससी थ्योरी पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें वीडियोज़ को। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सॉलिड। मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी, जो बेसिकली रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी की इक्वेशन आप चैप्टर 13 में ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि ये होती है आर ए डिवाइडेड बाय लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। रेजिस्टिविटी का यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओम मीटर है रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो कंडक्टिविटी का हो जाएगा पर ओम पर मीटर। नाउ जो कंडक्टिंग एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, जैसे कंडक्टर्स हैं तो उनकी कंडक्टिविटी है 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिंग एबिलिटी है वो 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर तक है। इंसुलेटर जो है वो बैडली कंडक्टिंग है, 10⁻20 से लेकर 10⁻10 की रेंज तक जो है वो इनके कंडक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। कंडक्टर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो मोस्टली प्योर मेटल्स होते हैं, कॉपर है, इसी तरह आयरन है, इसी तरह गोल्ड सिल्वर बेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स सेमी मेटल्स जिसमें सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, इन शॉर्ट जो फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है मोस्टली उससे सेमीकंडक्टर्स है, लेकिन उसके सराउंडिंग में भी बहुत से सेमीकंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं ये मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वुड इज एन इंसुलेटर, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, रबर। तो जो नॉर्मली कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली इंसुलेटर्स में होते हैं। अब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उस पर एक थ्योरी डेवलप करते हैं, एक ऐसी थ्योरी जिसके तमाम फैक्ट्स होने वाले एक्सपेरिमेंट्स पे जो है वो फिट आ सकें। तो थ्योरी जो थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, दो मेजर थ्योरीज हैं, एक जो ओल्ड थ्योरी है और एक जो रिसेंटली न्यू थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, और जो न्यू थ्योरी है इन बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम नाम देते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी का। अब ये बेस किस चीज पे करती? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड अपॉन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड एनर्जी बैंड थ्योरी इज बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल चल रहा है। Free electron theory was presented by P. Drude and energy band theory was presented by a Swiss scientist Felix Bloch। ये ब्लॉक है, इसे बलोच नहीं पढ़ना आपने। फिर free electron theory can explain only conductors and insulators, यानी कंडक्टर्स हैं तो they have free electrons, insulators हैं तो they do not have free electrons for conduction, so they cannot explain the behavior of semiconductors। जबकि एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तीनों मटेरियल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकती है। सो थ्योरी वो होती है जिस पर तमाम फैक्ट्स फिट बैठ रहे हो। अब ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो एक्सप्लेन कर दे, बट ये सेंट्रल में जो सेमीकंडक्टर्स है उनको एक्सप्लेन ना कर सके। सो बेस्ट थ्योरी, द लेटेस्ट थ्योरी जिसको हम आगे लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, वो होगी एनर्जी बैंड थ्योरी। यहाँ से एक सीक्वेंस में रखना है, एनर्जी बैंड थ्योरी ही से हम आगे पी और एन जंक्शंस डेवलप करेंगे, उससे पी एन जंक्शन डायोड्स बनाएंगे, फिर उसी थ्योरी को आगे लेकर जाके हम
रेक्टिफायर्स जो है वो पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो एप्लीकेबल पे आए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है, और इस वक्त जो करंटली एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल थ्योरी है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड थ्योरी को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे कि व्हाट आर एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तमाम मैटर जो है वो एटम्स से बना होता है। हर मटेरियल के जो नेचुरल एटम्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। 109, 92 मतलब डिफरेंट अमाउंट हो सकती है डिफरेंट बुक्स में। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करूँ, देयर आर 109 जो है वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चंद बातें कि तमाम मैटर किससे बना, एटम से। हर एटम के नेचुरली अकरिंग एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। फिर व्हाट इज इनसाइड एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस शो किया हुआ है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑर्बिट के करीब जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑर्बिट से दूर जो नेक्स्ट ऑर्बिट और द नेक्स्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो 1 2 3 4, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उसका जनरल फार्मूला है n = 2n² के एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शेल है इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। हम मोस्टली ये समझ के बैठ जाते हैं कि एटम के अंदर एक ही एनर्जी लेवल है जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बात ठीक है कि एनर्जी लेवल एक है, बट वो सेम एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर शो किया गया है कि ये है तो n = 2, ये शेल नंबर 2 है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास लेयर्स हो सकती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो लेयर्स बनी भी होंगी तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये एफएससी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन इस चीज़ को आप समझ के ही आगे एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी का, कि वन सिंगल शेल कैन बी स्प्लिट अप इनटू मैनी एनर्जी लेवल्स बट दे ऑल हैव सेम एनर्जी। मतलब अगर शेल नंबर 2 है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वो चाहे अपर और लोअर साइड पर भी हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा ऊपर बनाया हुआ है तो इससे ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसके दरमियान एक गैप है। नो, ये एक ही सेम एनर्जी लेवल है। सो ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने भूलनी नहीं है, दिमाग में बिठा लेनी है कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स। यानी एक पूरा ऑर्बिट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का ग्रुप होगा, लेकिन वो सब के सब जो इन इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इस स्लाइड से आपने क्या चीज़ पिक करनी है कि एनर्जी बैंड थ्योरी के लिए पहले अंडरस्टैंड करना है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ऑल एटम्स आर फर्स्टली और नेचुरली न्यूट्रल। ऑल एटम्स कंटेन शेल्स एंड ऑर्बिट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड अ शेल? एन ऑर्बिट can have many number of shells but all the shells will have same energy। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये उसका जनरल फार्मूला है। ये मोस्टली सीक्वेंस चलता है 2, 8, 18 और 32। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड पर। अभी हमने पढ़ा कि ऑल एटम्स, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। All atom consist of orbits and orbits consist of shells। यानी atoms contain orbits and orbits are grouped into shells, but these shells probably have same energy। All right, now in order to explain the band theory, first of all we have to understand the atom। ये है न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये हम डिस्कस करते हैं एक सिलिकॉन एटम है हमारे पास, ये कोई भी दुनिया का एटम है, उसका न्यूक्लियस, फिर उसका फर्स्ट ऑर्बिट जो कम्प्लीटली फिल्ड है, सेकंड ऑर्बिट जो कम्प्लीटली फिल्ड है,
अच्छा, जहां तक एटम कंप्लीटली फिल्ड है, एटम का वो हिस्सा यानी अदर देन जो वैलेंस शेल होता है उसको हम नाम देते हैं कोर ऑफ द एटम। क्या नाम देते हैं? कोर ऑफ द एटम का। केमिकल रिएक्शंस में मोस्टली वैलेंस शेल हिस्सा ले रहा होता है और जो कोर ऑफ द एटम है वो इंटरनली एटम को स्टेबलाइज रखता होता है। अब जो वैलेंस शेल है, जो आखिरी शेल है, जो आखिरी ऑर्बिट है, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ शेल्स। अब आखिरी ऑर्बिट जिसे हम वैलेंस ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इट इज ग्रुप्ड इनटू शेल्स। लेकिन अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम हो, पूरी यूनिवर्स में हम एक सिंगल एटम सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट्स, तो उसका जो वैलेंस शेल है, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान कोई खातिर खा गैप नहीं होगा। मतलब ये मैंने 3 सेपरेट लाइंस दिखाई हुई हैं कि यहाँ पर बेसिकली शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, बट इतना कम एनर्जी गैप है, इतना कम कि हम इसे एक सिंगल लाइन ही कंसीडर कर सकते हैं बजाय मल्टीपल लाइंस के। तो आइसोलेटेड एटम का जो वैलेंस ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर अगरचे शेल्स होंगे लेकिन उन शेल्स के दरमियान कोई एक खातिर खा एनर्जी गैप नहीं होगा। नाउ फेलिक्स ब्लॉक प्रेजेंटेड दैट कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो ग्रुप ऑफ एटम्स में एक एटम दूसरे एटम पर जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा, क्रिएट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फाइनल वैलेंस बैंड का शेल है या वैलेंस बैंड है वो 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। यानी ये लेट से आपके पास न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, यहां तक जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। अब जो वैलेंस एनर्जी है या वैलेंस बैंड है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा और क्लियरली स्प्लिट होगा। एक कहलाएगी वैलेंस स्टेट और एक कहलाएगी कंडक्शन स्टेट। यानी यही जो वैलेंस बैंड है इसका एक लोअर एनर्जी शेल बन जाएगा और एक हायर एनर्जी शेल बन जाएगा। जो थोड़ा हायर एनर्जी पर चला जाएगा वो कहलाएगा इसका कंडक्शन बैंड और जो लो एनर्जी पे रहेगा वो कहलाएगा इसका वैलेंस बैंड। तो अगेन कनेक्ट द डॉट्स। एटम, उसमें क्या है? कोर। आखिरी शेल या आखिरी ऑर्बिट, मतलब मैं बार बार ऑर्बिट और शेल बोल रहा हूं, मतलब ऑलमोस्ट एक ही चीज है। उसमें जो एनर्जी लेवल है वो मल्टीपल लाइंस पर कंसिस्ट करता है जिनके दरमियान ऑलमोस्ट कोई गैप नहीं है अगर एटम क्या है? आइसोलेटेड। बट इफ यू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ एटम्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शंस की वजह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये स्प्लिट होंगे एंड दे विल क्रिएट 2 डिस्क्रीट लाइंस, अ कंडक्शन स्टेट एंड अ वैलेंस स्टेट। अब चूंकि ये बैंड्स बनते हैं तो हम इन बैंड्स के बनने की बिना पर मटेरियल्स को कैटेगराइज कैसे करेंगे? एज कंडक्टर्स, एज इंसुलेटर्स एंड एज सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले कंडक्टर्स पे आते हैं। कंडक्टर्स में ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है कि साइड में एनर्जी इंक्रीज करती है। तो लेट्स से कि वी हैव दिस बैंड एज द वैलेंस बैंड। नंबर 2, जो कंडक्शन बैंड होता है कंडक्टर्स में वो ओवरलैप कर रहा होता है वैलेंस बैंड के साथ। यानी यूं समझ लें कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई गैप होता ही नहीं है। किन मटेरियल्स में? कंडक्टर्स में। और इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस से जंप करके कंडक्शन में या फिर कंडक्शन से एनर्जी लूज करके वैलेंस में मुसलसल इस जो है यूं कह लेंगे रेपिटेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते रहते हैं। सो इट्स इजी फॉर अ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं किस बैंड को? कंडक्शन बैंड को। दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में जो गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी एक इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जो नॉर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा insulators are bad conductors of electricity because electrons do not have enough energy to jump from valence band to conduction band.
ऑन द अदर हैंड जो सेमीकंडक्टर्स हैं, फिर उनके दरमियान हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि उनका जो वैलेंस बैंड है और जो उनका कंडक्शन बैंड है, उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है, ना वो इतना कम के कंडक्टर्स हों और ना ही वो इतना ज़्यादा कि वो इंसुलेटर्स हों। ये गैप राउंड अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। अब थर्मल कंडीशंस में नॉर्मल जब हीट एनर्जी एटम को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन हैव चांसेस दैट दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का मैं थोड़ा सा बिहेवियर बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में बिल्कुल ही इंसुलेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन में जंप कर सकते हैं इवन बाय गेटिंग द एनवायरमेंटल हीट। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम। एक चार्ज को एक कंसंट्रेशन होनी चाहिए चार्ज की कि एक सफिशिएंट अमाउंट हो चार्ज की जो डिटेक्टेबल करंट क्रिएट कर सके। तो प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन उनकी मिकदार, उनकी तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से हम प्योर फॉर्म के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बेसिकली कंडक्टर्स कंसीडर करते नहीं हैं, हम उन्हें इंसुलेटर्स मान लेते हैं, अदरवाइज वो परफेक्ट इंसुलेटर्स नहीं होते। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी ऑफ द स्लाइड है कि देयर इज अ कोर विच इज कंप्लीटली फिल्ड, द लास्ट ऑर्बिट नेम्ड एज वैलेंस शेल consist of different closely spaced energy levels for an isolated atom. But if there is a group of atoms, then due to electrostatic attraction or repulsion, the valence energy levels will split into two discriminate distances. एक स्टेट कहलाएगी वैलेंस और एक स्टेट कहलाएगी कंडक्शन। अब ये दो स्टेट्स अगर ओवरलैप कर जाए तो कंडक्टर्स, 5 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के गैप पर हो तो इंसुलेटर्स, और अगर अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप पर हो तो दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें कि कंडक्टर एटम और एक सेमी कंडक्टर एटम में वाज़े फ़र्क क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर एटम है। अब कॉपर एटम का जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और कोर जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब जो कॉपर एटम है उसमें जो पूरा न्यूक्लियस है वो कोर से भी सराउंडेड है, यानी दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंटर बैलेंस कर रहे हैं फोर्सेस को। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ +1 फैक्टर की अट्रैक्टिव फोर्स लग रही, जो कि बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री होना या कंडक्शन बैंड में जाना कोई ख़ास मसला नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम सिलिकॉन को देखें तो ये 4th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इट इज़ सफरिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ +4। अब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हैं बनिस्बत कॉपर एटम्स के। सो सेमीकंडक्टर जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का टाइटली बाउंड होना ये भी बताता है कि उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है कंडक्शन और वैलेंस के दरमियान वो थोड़ा सा ज़्यादा है बनिस्बत कंडक्टर्स के। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेमीकंडक्टर्स ही में दो सेमीकंडक्टर्स को आपस में कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम 32 है। सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3rd है, ये वैलेंस शेल जो है वो 3rd शेल उसका वैलेंस है, जबकि जर्मेनियम का 4th है। यानी जो जर्मेनियम है उसका वैलेंस शेल सिलिकॉन की निस्बत भी ज़्यादा दूर है, यानी वो लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर सिलिकॉन स्टिल स्टेबल रहता है, बट जो जर्मेनियम है वो 4th बैंड की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन्स के दूर होने की वजह से हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अब ये रीज़न है, ये एक सिंपल पॉइंट रीज़न है कि क्यों सिलिकॉन जो है वो दुनिया में मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो हम इस चैप्टर में भी ज़्यादा फोकस सिलिकॉन पे ही रखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है और ये नेचर में 25% इसकी अबंडेंस है आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 50% अबंडेंट है और सिलिकॉन द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है प्लैनेट अर्थ पर। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस सारी डिटेल को जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, मैं आपको एक टेबल में समराइज कर देता हूँ ताकि आप इस टेबल को अगर मेमोराइज कर लें तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी पे आप इनको जनरली चेक करें कि क्या है कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, इनका बैंड गैप, इनके करंट कैरियर्स, इनका बिहेवियर 0 केल्विन पर और इनका बिहेवियर नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इन प्रॉपर्टीज़ पर हम इन तीन मटेरियल्स को अगर चेक करें तो कंडक्टिविटी की वही वैल्यूज, अच्छा यहाँ पर कंडक्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी की वैल्यूज तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट में मैंने यहाँ पे लिखा है कंडक्टर्स के लिए PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो। PTC वो मटेरियल्स टेम्परेचर कोफिशिएंट जिनका रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू टेम्परेचर हो, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इनका बैंड गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई बैंड गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग होती। कंडक्टर्स के करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 0 केल्विन पर ये CB कंडक्शन बैंड और VB वैलेंस बैंड है। 0 केल्विन पर चूंकि एनर्जी लीस्ट होती है तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड होगा। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, कंडक्टर्स में जो दोनों बैंड्स हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं, यानी ओवरलैपिंग होती है तो कभी भी ये एम्प्टी नहीं होते, ना कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है ना वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड तो खैर होता ही नहीं एम्प्टी। इंसुलेटर्स पे आ जाए तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी लेवल और इनका कोई टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट करता। बैंड गैप है तो इनका बैंड गैप 3 to 7, मतलब मैं मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन बता रहा हूँ, 3 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर इनके अंदर कोई करंट कैरियर्स नहीं है क्योंकि ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका कंडक्शन बैंड नॉर्मल टेम्परेचर और 0 केल्विन दोनों पे इनके बिहेवियर सेम है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड फिल्ड एंड वैलेंस बैंड फिल्ड हो जाएगा। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, तो इनकी कंडक्टिविटी -6 to -4 है, 10 पावर, और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी रेजिस्टेंस पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। आप आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इनका जो बैंड गैप है वो सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर 0.7 से लेकर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकता है। इनके करंट कैरियर्स दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। 0 केल्विन पर सेम बिहेवियर। अब देखिए 0 केल्विन पे ऑलमोस्ट सबका बिहेवियर सेम है कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी है और वैलेंस बैंड फिल्ड है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड है वो परफेक्टली एम्प्टी नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी, मतलब आपको ये नहीं बताना किसी को भी आपने कि जी 0 जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो या प्योर सिलिकॉन जो है वो उसमें कंडक्शन बैंड वैसे ही एम्प्टी होता है। नो, थर्मली इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल सकती है कि वो वैलेंस से किस में जंप कर जाए, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्ट भी हो सके। बट फिर वही बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार इतनी कम होती है कि हम उसे कंडक्शन कंसीडर नहीं करते। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी नहीं होता सिलिकॉन में या जर्मेनियम में नॉर्मल टेम्परेचर पर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना रश नहीं लगा होता जितना कंडक्टर्स में लगा होता है। तो यहां तक तो ये मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि 0 केल्विन पर सबके कंडक्शन बैंड एम्प्टी और वैलेंस फिल्ड है। नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर्स में ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर्स में कम है, लेकिन जो इंसुलेटर्स हैं उनका बिहेवियर नॉर्मल और 0 केल्विन दोनों पे क्या है, सेम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग का, और हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट हैपन्स इनसाइड अ सिलिकॉन क्रिस्टल, और इन जनरल के हम ये समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय अ प्योर सिलिकॉन, हाउ इट बिहेव्स नेचुरली एंड हाउ इट बिहेव्स अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो सिंगल सिलिकॉन एटम को अंडरस्टैंड करें तो ये इसका कोर है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, 4। तो सिलिकॉन प्रेफर्स टू हैव अ कोवलेंट बॉन्डिंग विद द नेबरिंग एटम्स। ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कौन सी बॉन्डिंग कर सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है, यानी शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की टू बिकम स्टेबल। अब एक सिलिकॉन एटम, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल हैपन,
ये सिलिकॉन जिसके 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अपने नेबर्स में 4 सिलिकॉन एटम्स को इंगेज करेगा और उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर कर लेगा। यानी अगर हम देखें तो एक सिलिकॉन ने दूसरे सिलिकॉन के साथ कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। सेम इसी तरह हेयर, तो हर सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो 2 के दरमियान, मतलब हर 2 सिलिकॉन एटम्स के दरमियान हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड एटम्स हैं। सो इससे एक पूरा स्टेबल ऑर्बिट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इस एक डायग्राम में कि 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं, ये सेंट्रलाइज्ड एटम है और इन्होंने ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना आपस में शेयर किया हुआ है। ये जो एक बार एक लाइन लगी है ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रही। तो ये एक एटम का, ये एक एटम 4 वैलेंस, इस एक एटम ने 4 नेबरिंग के साथ शेयरिंग की, स्टेबल हो गया। इस स्ट्रक्चर को आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल जो है वो जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये क्रिस्टल का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करके बैठा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिलिकॉन अपनी प्योर फॉर्म में वाकई इंसुलेटर है? तो ऐसा नहीं है। सिलिकॉन को अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये हीट एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल मैं इस इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहला सकता है और ये अपने वैलेंस बैंड से किस बैंड में जंप कर सकता है? कंडक्शन बैंड में, और बन सकता है एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब ये यहां से निकलेगा तो ये अपने पीछे अपनी वैकेंसी छोड़ जाएगा। दिस वैकेंसी विल नेम्ड एज होल। एक इलेक्ट्रॉन, whenever an electron will leave its valence band, it will leave behind a hole। कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा? होल छोड़ के जाएगा। सो एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस बैंड लीव करेगा तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? वैकेंसी, और उस वैकेंसी को हम होल कंसीडर करेंगे एंड होल एंटिटीज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। बट रिमेंबर दैट होल्स आर फिक्स्ड प्लेसेस। फिक्स्ड प्लेसेस ऐसे कि इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ रहा है वो जगह एक होल बन रही है। अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो होल क्रिएट होगा, माइट भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको आके फिल कर दे और वो इलेक्ट्रॉन उस होल को फिल कर दे जाकर जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से फिल हुआ है। सो एक नेचुरल सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर स्टूडेंट्स मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स और हील होल्स का रिकम्बिनेशन चलता रहता है। यहां तक होगी बात। तो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते रहते हैं, वैलेंस बैंड से किस में जंप करते रहते हैं? कंडक्शन में, और पीछे क्या छोड़ते हैं? होल्स। तो इसी बिना पर हम कहते हैं कि सिलिकॉन क्रिस्टल में जो चार्ज कैरियर्स हैं, करंट कैरियर्स हैं, वो अकेले इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? देखें, फर्ज करें आप एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर मूव करेगा तो ये यहां पर क्या छोड़ जाएगा? होल छोड़ जाएगा। अब आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो होल्स जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी फॉर ईच लिविंग इलेक्ट्रॉन इट विल लीव बिहाइंड अ होल। तो इफेक्टिवली यूं लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड एंड होल्स आर मूविंग विच आर एक्चुअली नॉट मूविंग, बट इफेक्टिवली यूं लगेगा कि होल्स जो हैं वो ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्टूडेंट्स है हमारे पास सिलिकॉन का प्योर बिहेवियर। अब देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंडक्ट नहीं कर रहा,
लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। इतनी कम तादाद इलेक्ट्रॉन्स की हम इफेक्टिवली सर्किट्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी हमें मज़ीद नंबर ऑफ होल्स और मज़ीद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये है थीम बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग, कि जितने प्योर सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। हमें बढ़ानी है इनकी कैपेसिटी टू कंडक्ट, यानी हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ाने और हमें इनके होल्स भी बढ़ाने हैं। उस बढ़ाने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डोपिंग का। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डोपिंग को। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। बैकग्राउंड क्या है कि प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट होते हैं, कंडक्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कंडक्शन भी है, बट हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अब हम चलेंगे द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। उसके लिए आपने ये ग्रुप पैटर्न याद रखना है कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहीं से हम सारा काम चलाएंगे। थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम है। फोर्थ ग्रुप जो सेमीकंडक्टर ग्रुप है, सेमी मेटल्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब पहले आप ग्रुप पैटर्न को समझें। ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, पेंटावेलेंट, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 और इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें जब डोपिंग करनी है तो हम ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट को अगर मिक्सअप कर दें, यानी थर्ड ग्रुप को हम अगर मिला दें फोर्थ ग्रुप के साथ, तो हमें स्टूडेंट्स मिलेगा पी टाइप मटेरियल। अगर हम फिफ्थ ग्रुप को मिक्सअप कर दें फोर्थ ग्रुप के साथ, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें इस कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमें मिलेगा एन टाइप मटेरियल। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने नाम लिया कि ये कहलाती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ये कहलाती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावेलेंट, तो ये आपके सामने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ये आपके पास थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब हमें दोनों ही क्रिएट करने हैं, हमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए और हमें एक्सेस होल्स भी चाहिए। तो व्हाट वी डू, एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे एन एटम फ्रॉम द फिफ्थ ग्रुप। फर्ज करें हम एंटीमनी सिलेक्ट करते हैं, तो एंटीमनी के आखिरी ऑर्बिट में, ये पेंटावेलेंट है ना, तो आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 5। तो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटीमनी के। अब सिलिकॉन को कितने चाहिए? नेबरिंग सिलिकॉन को 4। तो सिलिकॉन अपने 4 एटम्स के साथ यहाँ पर आके नेबरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर तो बना लेगा, बट इट विल लीव बिहाइंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी एटम। ये कंडक्शन बैंड में है, ये कंडक्ट हो सकता है। सो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। हमें मटेरियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको हम डोपिंग लेवल को कंट्रोल करके सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कुछ फैक्ट बेस्ड बातें कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एटम का हिस्सा नहीं है, ये कंडक्शन बैंड में है, ये कंडक्ट हो सकता है। सो एन टाइप मटेरियल हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होगा जिसमें हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन के लिए। बट नंबर 2, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कुछ थर्मली जनरेटेड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब एक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? होल छोड़ जाएगा। तो 2 काम एक साथ चल रहे हैं, एक तो डोपिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और एक जो थर्मल जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और होल्स भी।
लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा और होल्स की तादाद कम है स्ट्रक्चर में, सो हम कहेंगे कि एन टाइप मटेरियल में बेसिकली दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी आर होल्स। ये जो होल्स हैं इसका डोप्ड इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये होल्स थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है उस वजह से क्रिएट हुए। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज देयर अ नेगेटिव चार्ज ऑन एन टाइप मटेरियल? द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। व्हाई? बड़ा आसान सा लॉजिक है। सिलिकॉन एटम न्यूट्रल था, कोई इस पे चार्ज नहीं था, मतलब अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में था। हमने एंटीमनी भी एक न्यूट्रल एटम ही एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया, तो इसने अगरचे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स को तो चेंज किया है, बट वी हैव एडेड अ न्यूट्रल एटम टू अनदर न्यूट्रल एटम। सो एज अ होल जो एन टाइप मटेरियल है वो एक न्यूट्रल मटेरियल है। सिमिलरली पी टाइप पे आ जाए। अब हमें एक एक्सेस होल चाहिए, सो हम थर्ड ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। थर्ड ग्रुप से हम गैलियम पिक करते हैं, तो इट शुड कंटेन 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 एंड 3। जो फोर्थ पार्ट है वो इसका एक होल होगा, यानी यहां पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब सिलिकॉन ऑर्बिटली 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर करेगा, बट इट विल हैव अ होल इन द स्ट्रक्चर। अब ये वो होल है जो थर्मली जनरेटेड नहीं है, जो डोपिंग की वजह से है, ठीक है। तो ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, वो अपने पीछे एक होल छोड़कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से जो तादाद है वो तो इक्वल रहेगी, बट हर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के मुकाबले में एक एक्स्ट्रा होल डोपिंग की वजह से भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस मटेरियल में हमारे पास ग्रेटर नंबर या ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? होल्स होंगे। बट अगेन चूंकि थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर खुद ब खुद जनरेट हो सकता है, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करेंगे। बट अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज। नाउ द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे? होल्स। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो समराइज करते हैं यहां तक चीजों को कि डोपिंग के लिए आपने थर्ड और फिफ्थ ग्रुप यूज करना है। थर्ड इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट, फिफ्थ इज कॉल्ड पेंटावेलेंट। चूंकि पेंटावेलेंट डोपिंग से हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है जो डोनेट हो सकता है किसी भी दूसरे एटम को, तो इट इज कॉल्ड डोनर एटम। और थर्ड ग्रुप से जो हम डोपिंग करते हैं उससे हमें एक स्पेस मिलती है, एक होल मिलता है जिसको हम नेट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर एटम। फिर एन टाइप और पी टाइप पे नेट चार्ज 0 ही होता है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो चेंज होती है। देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ डोपिंग, देयर आर मोर होल्स ड्यू टू डोपिंग, देयर आर इक्वल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। लेकिन फिर ध्यान में रहे, एक इलेक्ट्रॉन वो है जो डोपिंग की वजह से क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। अब सिर्फ आप इसी कंसंट्रेशन से देख लें कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 2 होल्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 होल। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम है। यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे होल्स जो डोपिंग की वजह से है और एक वो होल जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से क्रिएट होगा। नाउ देयर आर मोर होल्स एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन में हम पी और एन टाइप को कैसे जोड़ेंगे, इससे कैसे पी एन जंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसे हम कैसे रेक्टिफायर बनाएंगे। तो अब आगे ये जो लेक्चर है बच्चों आपने अच्छी तरह सुनना है, जब तक समझ ना आ जाए इसको सुने, जब तक आपके माइंड में एक मैप बिल्ट ना हो जाए कि यस सेमीकंडक्टर्स आर वर्किंग दिस वे,
तब तक आपने इसको सुनना है, फिर आपने चैप्टर 18 पे जंप करना है और फिर आपको जो चीज़ें समझ आएंगी दिस विल बी द फार बेटर देन बिफोर। तो यहाँ तक आज का पहला लेक्चर है द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगेन आई विल रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, आगे बढ़ाएं इस जो है कार्य खैर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फिज़िक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।